हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या वीडियो और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे बता दीजिए, फिर हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 4 मैंने बताया था कि दोनों जो डायगोनल्स होते हैं, मैं आपको पिछली क्लास में बता रहा था रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में और रोम्बस के बारे में। ये चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। और अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बताकर गया था कि यहाँ से अपने पास याद रखना कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। 4 नंबर मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है। अब इसके दोनों डायगोनल्स अगर इक्वली होते हैं तो फिर ये चारों ही बराबर हो जाते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। अगर ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं और हमें पता है कि होते भी बराबर हैं, तो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। 8 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, 8 है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, 10 है, 15 है, 20 है। तो ध्यान रखना, यहां से अगर मैं यहां की बात करूं, इधर देखना आप लोग, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो मुझे आप लोग ये बताइए, सारे लोग मिलकर, क्या अपने पास ये अगर मिड पॉइंट है तो क्या यहां से यहां तक, क्या ये इसके मीडियन का काम करेगी क्या? मुझे आप लोग ये बता दीजिए, ये पॉइंट जो है वो क्या फिर इसके मीडियन की माध्यिका का काम करेगी क्या? मिड पॉइंट पर जाकर मिले तो 5 नंबर पॉइंट ये है। मैं इसको तो यहां पर समझा देता हूं। 5 नंबर पॉइंट वो ये है, ध्यान रखना, एक डायगोनल एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है और दूसरा डायगोनल अगर मैं यहां से खींचूं तो याद रखना ये अपने पास इसके मिड पॉइंट पर मिलता है। तो मिड पॉइंट पर मिलता है तो ये जो डिस्टेंस है ये इसके माध्यिका का काम करेगी, मीडियन का काम करेगी। ट्रायंगल में वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन होती है और मीडियन ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है। आपको याद है तो 1/2 पहले हो चुका था। अब 1/2 को आधा आधा करोगे तो 1/4 1/4। ऐसे सेम कॉन्सेप्ट अगर इधर आप लोग लगाओगे, यहां से यहां तक ये अपने पास मीडियन का काम करेगी। 1/2 पहले है, 1/2 को मीडियन आधा आधा बांटेगी तो 1/4 1/4। ये पॉइंट नंबर 5 मैं आपको इधर समझाता हूं, इधर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि एक डायगोनल जो होता है वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है, बराबर बराबर 1/2 1/2। लेकिन दूसरा जो डायगोनल होगा वो एरिया को 4 बराबर बराबर भागों में बांटता है। दोनों विकर्ण क्षेत्रफल को 4 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। ये मैं पॉइंट नंबर आपको 5 समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों जो डायगोनल्स होंगे वो एरिया को, यहां पर यही इसका भी पॉइंट नंबर 5 मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो दोनों डायगोनल्स होंगे वो एरिया को 4 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। ये है अपने पास पॉइंट नंबर 5। ये अपने पास पॉइंट नंबर 5 है कि दोनों जो विकर्ण होते हैं वो याद रखना एरिया को 4 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दोनों जो विकर्ण होते हैं, कोई सी भी आकृति अगर हो, 5वां पॉइंट यही है। एक बार जो मैंने बताया है 5 नंबर पॉइंट, ये फिर चारों आकृतियों में लगेगा। ये अपने पास दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। याद रखना, याद रखना और याद रखना, दोनों विकर्ण 4 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं एरिया को। दोनों जो विकर्ण होंगे वो यहाँ पर भी वही 5 नंबर पॉइंट, दोनों जो विकर्ण होंगे वो एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 आप लोग चारों जहां पर आप लोग लिख रहे हो उसके साथ साथ ये भी आप लोग लिख सकते हो। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो ये सबसे पहले मैंने 5 पॉइंट पढ़ाए हैं, इनको मैं मिटाता हूं और अब मैं शुरुआत करता हूं पॉइंट नंबर 6 से। यहां पर मैं ये मिटाता रहूंगा और साथ साथ पॉइंट नंबर आगे वाला मैं आपको समझाता रहूंगा। देखना, आप लोग कोशिश करना समझने की। पॉइंट नंबर 6 मैं बताता हूं, 6 नंबर में समझाने की कोशिश करता हूं। इनको मैं हटा देता हूं यहां से। पॉइंट नंबर 2 तो अभी क्यों होता है ये समझाया नहीं है, तो मैं पढ़ा रहने देता हूं। इसको तो मैं बता दूंगा क्यों होता है। ये देखिए पॉइंट नंबर 6, याद रखना पॉइंट नंबर 6 अपने पास इस प्रकार से है
कि कोई भी जो रेक्टेंगल होता है, देखना, ध्यान देना आप लोग, कोशिश करना, ध्यान से समझना, कोई भी अगर अपने पास रेक्टेंगल होगा ए बी सी और डी, 6 नंबर पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने पास ये दोनों साइड इक्वल होती हैं क्या? आप मना करोगे, आप कहोगे सर ये दोनों साइड इक्वल नहीं होती, तो मैं कहूंगा ये दोनों साइड अगर इक्वल नहीं होती तो यहां पर ये वाला एंगल अगर x है तो ये दो साइड अगर बराबर नहीं है ट्रायंगल की तो सामने के कोण बराबर नहीं है। ये अगर अपने पास x है तो ऊपर वाला एंगल x नहीं होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, y होगा। फिर आप कहोगे, आप ये बोलोगे कि सर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, मैं बताऊंगा आपको, आप नहीं बोलोगे, मैं कहूंगा ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल अगर y है तो ऑल्टरनेट एंगल क्या ये भी y होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। मैं अगर बोलता हूं कि ये दोनों लाइन भी पैरेलल हैं और जब भी z बन रहा है अपने पास इस प्रकार से, तो ये अगर x है तो ये भी अपने पास x होगा, तो मुझे बताइए ये एंगल x इसके बराबर बिल्कुल ठीक है, y इसके बराबर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो डायगोनल हुआ वो क्या एंगल बाइसेक्टर हुआ क्या? मुझे आप लोग ये बताइए, जो विकर्ण हुआ, डायगोनल जो हुआ वो क्या एंगल बाइसेक्टर हुआ क्या? आप खुद ही मना करोगे कि सर नहीं, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा, डायगोनल जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझो, अपने आप चीजें समझ में आएंगी। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी अगर स्क्वायर अपने पास है, चारों साइड इक्वल होती हैं। अगर मैं एक डायगोनल मिला दूं, यहां से एक डायगोनल अगर मैं मिला देता हूं, ये लो एक विकर्ण मैंने बना दिया, तो ये दोनों साइड इक्वल हैं। किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल अगर हैं तो उसके सामने का कोण, इसके सामने का एंगल ये अगर x है तो इसके सामने का एंगल ये भी क्या x होगा क्या? और फिर मैं आपको कहूंगा कि दोनों जो डायगोनल हैं, ये दोनों जो साइड है वो पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल अगर x है तो ये भी एंगल x होगा, ऑल्टरनेट एंगल के कारण, एकांतर कोण। जब भी z बन रहा हो पैरेलल लाइन से, और पैरेलल क्यों है, स्क्वायर में, रोम्बस में, पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। ऐसे ही मुझे बताइए, क्या ये साइड और ये साइड भी दोनों पैरेलल होंगी, तो जब भी z अक्ष बनेगा तो ये भी अपने पास x होगा, तो ये भी x होगा। पॉइंट नंबर 6 में ये समझाना चाहता हूं, क्या अपने पास स्क्वायर में डायगोनल जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर क्यों होता है, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? और रेक्टेंगल में डायगोनल जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर क्यों नहीं होता है, क्या ये बात आप लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? मुझे बताइए। अब पैरेललोग्राम में आप खुद सोचो, ये एक एक पॉइंट में समझाते चलता हूं, आपकी जो नोटबुक है उसके तो एक ही पेज पर आ जाएंगे सारे। मैं यहां पर ये बता रहा हूं, कोई भी अगर अपने पास पैरेललोग्राम है तो मुझे बताइए क्या जो डायगोनल होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा क्या? आप कहोगे सर ये दोनों साइड बराबर नहीं होती, तो ये अगर x है तो ये x नहीं होगा, कोई अलग एंगल होगा, इस y के कारण ये y है और इस x के कारण ये x है, तो ध्यान रखना इसमें एंगल बाइसेक्टर नहीं होता। रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में एंगल बाइसेक्टर नहीं होता, स्क्वायर चेक कर चुके हैं एंगल बाइसेक्टर होगा, और रोम्बस में आपको खुद को बताना है, भाई मैं नहीं बताऊंगा। 6 नंबर पॉइंट, रोम्बस में क्या डायगोनल जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा या नहीं होगा, ये 6 नंबर पॉइंट आपको खुद को बताना है। मुझे आप लोग ये बताइए, जब आप लोग बता दोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, क्या यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर होता है क्या? आप लोग मुझे बताइए, क्या कोण समद्विभाजक होता है या नहीं होता? तो आप लोग कहोगे हाँ सर एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण समद्विभाजक होता है, हाँ ना बताइए, क्या ठीक है क्या? ठीक है हर्षवर्धन भाई, ठीक है हर्षवर्धन, मैं बताऊंगा आपको, क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं बहुत सारे, ठीक है ना, काफी सारे क्वेश्चंस करूंगा, तभी आप लोग थ्योरी सीखोगे। अभी तक मैंने थ्योरी आप लोगों को पढ़ा दी है, अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे कल की क्लास से। ये यहां पर एंगल बाइसेक्टर होगा, याद रखना। देखना, ये पॉइंट नंबर 7 नहीं है, प्रॉपर्टी आप लोग समझना। यदि दो लाइन पैरेलल है, यदि दो लाइन पैरेलल है और ये इसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 7 नंबर पॉइंट नहीं है, एक प्रॉपर्टी आप लोग समझना। यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि हम लोग इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं ये पॉइंट P पर, तो वो जो कोण होता है एंगल P ऑलवेज कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ये चीज आप लोग याद भी कर सकते हो।
यहां पर एंगल P जो होगा वो अपने पास 90 डिग्री होगा। ये चीज जो है वो आप लोग याद भी कर सकते हो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, ये क्या है, देखिए मुझे पता है कि दोनों लाइन पैरेलल हैं, और दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो अंतः कोणों का जो योग होता है वो अपने पास कितना होगा, अंतः कोणों का योग इस एंगल का और इस एंगल का सम, ये m मान लो और ये अगर मैं n मान लूं, तो एंगल m और एंगल n का जो सम होगा वो अपने पास 180 डिग्री होगा। अपने पास एंगल m और एंगल n का सम अपने पास 180 डिग्री होगा। और दोनों को आधा आधा कर दूं, ये m/2 और ये n/2, दोनों को अगर मैं आधा आधा कर दूं, 2 से भाग दे दूं, तो एंगल m/2 प्लस एंगल n/2 बराबर क्या अपने पास 90 डिग्री हो गया क्या। अब मुझे बताओ, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है, दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है, तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या तीसरा जो एंगल हुआ वो भी क्या 90 डिग्री हुआ क्या। ये अपना आंसर आ जाएगा। थर्ड जो एंगल हुआ ये भी 90 डिग्री होगा, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जब भी दो लाइन पैरेलल हैं और उनका एंगल बाइसेक्टर अगर खींचा जाए, ये प्रॉपर्टी आप लोग याद ही कर लो, चाहे अगर दो लाइन पैरेलल हैं और उनका एंगल यहां से इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर खींचा जाए, तो इन दोनों का सम हमें पता है 180 था, अब आधा आधा हो गया तो 90 बचा, तो ये भी कितना बचा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, इन दोनों का सम 90 बचा, तीनों का सम 180 होता है, तो ये कितना हो गया अपने पास 90 डिग्री। ये आप लोग याद कर लो। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं या क्या बताना चाहता हूं, देखिए आप लोग, मैं आपको ये बता रहा हूं ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। मुझे आप लोग ये बताइए, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये वाली लाइन कोशिश करना सीखने की, ये लाइन पैरेलल है, और दो लाइन अगर पैरेलल है तो इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जहां पर अपने पास मिलेंगे वहां पर कोण 90 डिग्री क्यों होगा, क्या अभी भी मैंने बताया है, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। ये अपने पास ट्रांसवर्सल लाइन है और ये इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं। तो इंटीरियर एंगल अगर बोलते हैं तो डायगोनल, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर होता है, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है, और ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये कोण 90 डिग्री क्यों हुआ, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर क्यों होते हैं। क्या 2 नंबर पॉइंट अब आप लोग समझ पाए हो क्या। मुझे आप लोग ये बताइए, ये दोनों लाइन मैं फिर समझाता हूं, ये दोनों लाइन पैरेलल है, हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन पैरेलल है। अगर इसको मिलाओगे तो क्या ये इसका एंगल बाइसेक्टर है क्या, आप कहोगे नहीं सर ये तो एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये अलग एंगल होगा, ये अलग एंगल होगा। अगर एंगल बाइसेक्टर नहीं है, कोण समद्विभाजक अगर नहीं है, तो दोनों जहां पैरेलल लाइन में इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर अगर नहीं है तो कोण 90 डिग्री क्यों होगा, 90 डिग्री नहीं होता। यहां पर मुझे आप लोग ये बताइए, इसीलिए ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते, क्योंकि डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होते। यहां पर डायगोनल जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, देखना यहां पर डायगोनल जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी इसका एंगल का बाइसेक्टर होगा, और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, और लाइन अगर पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं वहां पर बना कोण 90 डिग्री, अभी भी मैंने बता दिया है। तो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर 90 डिग्री क्यों होते हैं, परपेंडिकुलर क्यों होते हैं, क्या समझ पाए हो क्या। और मुझे बताइए 2 नंबर पॉइंट, अब मैंने समझाया क्या यहां पर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर क्यों नहीं होते, क्या सारे लोग समझ गए हो क्या। दोनों जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर क्यों नहीं होते, हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से ढंग से इस चीज को समझ पाए हो क्या। इसमें दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होते। ये 2 नंबर पॉइंट था जो मैंने अब आपको समझाया है। 90 डिग्री किस किस में होंगे, जब चारों साइड बराबर हो, चारों साइड स्क्वायर में बराबर होती हैं और रोम्बस में बराबर होते हैं, उन दोनों में 90 डिग्री होते हैं। बाकी रेक्टेंगल में और उसमें 90 डिग्री नहीं होते, डायगोनल 90 डिग्री पर नहीं काटते। तो 2 नंबर अब आपके समझ में आ गया होगा, तो अब मैं इसको मिटा सकता हूं। पॉइंट नंबर जो 7 है अपने पास वो ऐसा है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, कोई भी एक साइड को देखना, कोई भी एक साइड को कंप्लीट लेकर, एक साइड कंप्लीट ले लो, कोई भी आप लोग ले सकते हो, और ऐसे जो ट्रायंगल, ये ऊपर वाला मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है भाई,
कोई भी पॉइंट हो सकता है। एक साइड अगर कंप्लीट आपने ले ली है और अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट को मिलाने पर जो ट्रायंगल बना दिया उसका एरिया हमेशा टोटल का हाफ होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। कोई सी भी साइड आप लोग ले सकते हो, जो मर्जी है वो वाली साइड आप लोग ले सकते हो। पॉइंट नंबर मैं आपको पढ़ा रहा हूं अब 7 नंबर। मैं आपको क्या बता रहा हूं, कोई भी साइड आप लोग लेकर अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट को, मिड पॉइंट को नहीं, किसी भी साइड को आप लोग मिला सकते हो। कोई सी भी साइड लेकर अपोजिट साइड के, यहां ये मिड पॉइंट नहीं है, कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो टोटल का हाफ होगा। ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। ये अपने पास कोई सी भी साइड, 7 नंबर पॉइंट मैं बता रहा हूं, 2 नंबर तो मैंने समझा ही दिया, अब इसको मैं मिटा देता हूं। पॉइंट नंबर 7 पर हम लोग हैं और 7 नंबर में मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप लोग इन चारों में से कोई सी भी एक कंप्लीट साइड ले सकते हो और विपरीत साइड को अगर मिला दिया जाए, जैसे यहां पर इसको मिला दें, तो याद रखना इसका जो एरिया होता है वो टोटल का हमेशा हाफ होगा, टोटल का 1/2 होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये याद रखना आप लोग। और यहां से अपने पास इसमें भी, रोम्बस में भी ऐसा होता है। पॉइंट नंबर 7, अगर कभी भी ऐसा हो, किसी भी एक, कोई सी भी साइड ले लो भाई, जो आपकी मर्जी आए वो वाली साइड ले लो। मान लो ये साइड अभी नहीं ली है तो ये साइड में ले लेता हूं यहां से। इसका जो एरिया होगा वो टोटल का हमेशा हाफ होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। अब बात ये है कि मुझे बताइए क्यों होता है। मुझे बताइए, ये अपने पास बेस है और ये अपने पास इसकी हाइट मान लो h है, तो ट्रायंगल का अपने पास इसका जो एरिया होता है वो अपने पास होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। लेकिन इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकालोगे तो इसकी हाइट तो वही h का काम करेगी, हाइट तो वही h है, h का काम करेगी। तो ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल का एरिया था बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि ये अपने पास हाफ होगा, ध्यान रखना आप लोग। बोलो ठीक है क्या। अगला जो पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, पॉइंट नंबर 8, ये आप लोग ध्यान रखना और साथ साथ भाई ये चीजें लिखते भी चलना। ये वाला 7 नंबर ही ऐसे भी आ सकता है, वापस मैं बता देता हूं, ये तो ऐसे है, आप लोगों के पास ये ऐसे भी आ सकता है। याद रखना इस प्रकार से, नीचे वाला एक साथ बेस नहीं लेकर ऐसे वो बना सकता है, इस प्रकार से वो बना सकता है। तो इसका जो एरिया होगा वो टोटल का, इन वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो ध्यान रखना, टोटल जो है अपने पास उसका आधा होता है। क्योंकि मान लो ये पूरा बी है तो इसको मैं एक्स मानूं, इसको मैं वाई मानूं और इसको मैं जेड मानूं, तो इस वाले भाग का जो एरिया होगा, ध्यान देना, इस वाले भाग का जो एरिया होगा, ये हाइट इसकी एच है, ये मान लो एच अगर है तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू एक्स इंटू एच। हाइट तो सभी की सेम होनी है, हाफ इंटू एक्स इंटू एच प्लस हाफ इंटू वाई इंटू एच प्लस हाफ इंटू अपने पास जेड इंटू एच। तो यहाँ पर हाफ और एच अगर कॉमन ले लें, हाफ और एच कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग बी लिख सकते हैं। तो इसका एरिया भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो याद रखना यही क्वेश्चन अपने पास, ये ऊपर वाला 7 नंबर ही पॉइंट है, मैं अलग से नहीं बना रहा हूँ। ये भी जो 3 होते हैं इसका एरिया टोटल का हाफ ही होगा। इन तीनों का जो एरिया होता है, क्योंकि टोटल का एरिया बेस इंटू हाइट, इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये अपने पास ऐसा भी आ सकता है। अरे वाह भाई, किशन 4, थैंक यू भाई। आगे चले, तो ये ऐसे भी आ सकता है, याद रखना चारों डायग्राम में ही। अब मैं आप लोगों को बताता हूं पॉइंट नंबर 8। आप लोग ध्यान रखना, पॉइंट नंबर अपने पास 8 इस प्रकार से है। अगर कभी भी हम लोग इसका मिड पॉइंट मिला दें, 8 नंबर ऐसा है, ये अपने पास कोई भी अगर रेक्टेंगल है, इसका मिड पॉइंट मिला दें और इसका मिड पॉइंट मिला दें, तो यहां पर जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया टोटल का हमेशा कितना होगा, 3/8 होगा। ये आप लोग ध्यान रखना। अब की बार क्या कर रहे हैं, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, और ऐसे अगर बना दिया तो उसका जो एरिया होगा वो टोटल का हमेशा 3/8 होगा, उसका एरिया टोटल का 3/8 होगा। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्यों होगा, यहां तो रेक्टेंगल में तो वैसे भी कर लोगे,
अगर अपने पास रेक्टेंगल अगर है तो इसमें तो आप वैसे भी कर सकते हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, टोटल के एरिया में से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इन 3 भाग का एरिया माइनस कर दो तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। ये इन 3 भाग का एरिया अगर माइनस कर दोगे टोटल में से, ये वाली साइड अगर L है और ये अगर B है तो ये L होगा, ये B/2, ये L/2, ये भी L/2, मिड पॉइंट है इसलिए L/2, और ये अपने पास B। तो टोटल का जो एरिया है L इंटू B, उसमें से इन 3 भाग का एरिया माइनस कर दोगे तो भी रेक्टेंगल में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, ये रोम्बस में भी नहीं समझाऊंगा। 8 नंबर पॉइंट ऐसे है, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर जो 8 है वो ऐसे अपने पास है कि अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है P और Q, तो याद रखना ये इस वाले भाग का एरिया आप लोगों के पास टोटल का 3/8 होगा। और ये आप वैसे भी निकाल सकते हो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन गए 3, टोटल में से माइनस कर लेना। लेकिन यही बात अगर पैरेललोग्राम में आ जाए, समांतर चतुर्भुज में अगर आ जाए, तो क्या होगा वो चीज आप लोग अच्छे से समझो। पॉइंट नंबर 8, यही चीज अगर समांतर चतुर्भुज में अपने पास आ गई तो इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, बाकी मैं छोड़ देता हूं, वो आप लोग फिर याद कर लेना इसके साथ साथ। ऐसा क्यों होता है इस पॉइंट को मैं बहुत सही तरीके से अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप भी कोशिश करना। आपको ये 2 बात पता होनी चाहिए। पहला क्या पता होना चाहिए कि इसका एरिया टोटल का 3/8 क्यों होता है, वो बात मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। देखना, पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है अगर मिड पॉइंट है तो। ध्यान से समझो भाई मैं क्या बता रहा हूं, हाँ ना बोलिए, क्लास तो एकदम ठीक चल रही है ना, बताते रहना मुझे बीच बीच में। तो मैं ये कह रहा हूं मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी भी होती है और उसके पैरेलल भी होती है, पहली बात। और पैरेलल होते ही अपने पास दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो ये मिड पॉइंट है तो साइड अपने पास छोटे वाले की साइड 1 है, तो बड़े वाले की साइड कितनी होगी 2। और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी भी और पैरेलल भी, पैरेलल होते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो साइड छोटे वाले की 1 है, बड़े वाले की 2 है, तो साइड का रेशियो 1:2 अगर है तो एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या 1:4 ही होना है क्या। तो याद रखना एरिया अगर लिखना पड़े तो इसका एरिया 1 है और टोटल का अगर 4 है तो इस वाले भाग का एरिया कितना लिखते हैं हम लोग, 3 लिखते हैं, पहली बात। दूसरा आप लोगों को ये पता होना चाहिए, दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें जो एक डायगोनल होता है वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है, 1/2 1/2। ध्यान से समझना, ये दोनों बात आपको पता होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, अब आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं। पॉइंट नंबर 8, अब ये जो पॉइंट है ना, आगे वाले पॉइंट एक एक डायग्राम में मैं समझा दूंगा, बाकी में आप लोग याद कर लेना कि इसी टाइप से होगा। तो देखिए, अगर अपने पास कोई भी पैरेललोग्राम अगर है, मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो सारे, ये भी मिड पॉइंट है P और ये भी मिड पॉइंट है Q। मिड पॉइंट अगर है और ये अगर ट्रायंगल है तो मिड पॉइंट को मिलाते ही मुझे बताइए एरिया का रेशियो क्या अपने पास 1:3 हो जाएगा क्या। ये अपने पास 1 है तो नीचे वाला अपने पास 3 होगा। P और Q अगर मिड पॉइंट से गिवन होगा, P और Q यहां पर ध्यान रखना भाई, मिड पॉइंट से 1:3, तो इस डायगोनल के उधर वाले का एरिया अगर 4 है तो टोटल इधर वाले का एरिया भी 4 होकर क्या टोटल का आप लोग 8 मान लोगे क्या, बोलिए सही है क्या। इधर वाले का एरिया भी 4 है, इधर वाले का भी अगर 4 है, डायगोनल का हाफ इधर होगा हाफ इधर होगा, तो इससे इधर अगर 4 मान चुके हैं तो इससे इधर भी अपने पास कितना होगा 4 होगा। तो टोटल का एरिया कितना आ गया 8 आ गया। मैं फिर समझाता हूं, देखना, टोटल का एरिया अगर 8 आ गया अपने पास, तो अगर मैं एक डायगोनल खींच दूं, देखना एक डायगोनल अगर मैं ये खींच दूं तो इस वाले भाग का एरिया भी 4 होगा और नीचे वाले का भी 4 होगा। और यहां से अगर ये मिड पॉइंट है, P अगर मिड पॉइंट है तो याद रखना मीडियन जो होती है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है। तो ये 4 था तो ये भी 2 बचा और ये भी 2 बचा। ऐसे Q अगर मिड पॉइंट है तो इस ट्रायंगल के लिए मीडियन का काम करेगी और मीडियन का काम करेगी तो ये भी अपने पास 2 होगा एरिया और ये भी अपने पास कितना होगा 2 होगा। अब अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं जो ऊपर हमें गिवन है, इसकी अगर मैं बात करूं अच्छे से, देखना आप लोग, जो डायग्राम ऊपर हमें गिवन है
तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये देखिए, ये मान लो ए बी सी और डी है, टोटल का एरिया अगर हम लोग 8 माने, ध्यान देना इन दोनों डायग्राम को मैं मिक्स करूंगा, टोटल बीच वाली लाइन नहीं खींचूंगा। अगर टोटल का एरिया हम लोग 8 माने तो इसको मिलाने वाली लाइन का एरिया ये तो 1 है, ये रहा अपने पास, ये अपने पास 1 है। उसके अलावा इसको इससे अगर मिला दें हम लोग, यहां पर अगर मिला दें, टोटल का अगर 8 मानोगे और इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो अपने पास 2 होगा। 2 कहां से है, ये रहा, प्रूव कर चुके हैं 2 होगा। ऐसे ही इसको अगर मिला दें तो मुझे बताइए इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा, क्या अपने पास 2 आ चुका है क्या? ये एक पी क्यू मैंने यहां से लिया है, ये 2 यहां से लिया है, ये 2 यहां से लिया है, तो टोटल अगर 8 था, 2 2 4 और 1 5 अगर हो चुका है, तो बीच वाले का जो एरिया बचा वो मुझे बताइए क्या 3 ही बचा क्या? तो अब 8 माना है तो 3 बचा है, इसका मतलब हर क्वेश्चन के लिए लिखें, 16 मानेंगे तो 6 बचेगा, अगर हम लोग 32 मानेंगे तो 12 बचेगा। तो इससे अच्छा हम लोग फ्रैक्शन में लिख लें कि टोटल का अगर 8 है तो इसका 3 होगा, 3/8। अब टोटल का अगर 10 दे तो बीच वाले का पूछे तो 10 का 3/8, 16 दे तो 16 का 3/8। टोटल कितना भी दिया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन। अगर 32 दिया हुआ है तो 32 का 3/8। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि ये मैंने क्या समझा दिया? ऐसे ही ध्यान रखना 8 नंबर पॉइंट जो होगा वो किस में होगा, रोम्बस में भी होगा सेम 8 नंबर पॉइंट। यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए, फिर मैं मिटा दूंगा। रोम्बस में भी ऐसा ही होता है, अगर आप लोग इनके मिड पॉइंट्स को अगर मिलाते हो, ये अपने पास कितना होगा 3/8। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? बोलते रहो, आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। 9 नंबर पॉइंट अब समझाता हूं। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 9। 9 नंबर पॉइंट अपने पास ये है इनका, ध्यान रखना हम लोग अंदर की तरफ अगर कोई भी पॉइंट हो, ये आप लोग याद रखना, कोई भी रेक्टेंगल अगर है तो उसके अंदर की तरफ दोनों डायगोनल्स मिलते हैं, वो वाला पॉइंट नहीं, दोनों डायगोनल्स जहां पर मिलते हैं वहां पर तो याद रखना एरिया 1/4 हो ही जाएगा। ये तो एरिया जो है 1/4 हो ही जाएगा, ये तो आपको पता ही है। दोनों डायगोनल्स जहां पर मिलते हैं वो वाला पॉइंट नहीं, इसके अंदर की तरफ कोई भी पॉइंट P है, अंदर की तरफ कहीं भी याद रखना। और अगर हम लोग इनको ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें, तो ये जो एरिया होगा ये 4 भागों में बटेगा। अब की बार ध्यान रखना, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो याद रखना A1 प्लस A3 ऑलवेज इक्वल होगा किसके, A2 प्लस A4 के बराबर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। A1 प्लस A3 हमेशा, कोई भी पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है भाई, ये याद रखना, कोई भी पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। ये पॉइंट जहां पर डायगोनल्स मिल रहे हैं वो वाला पॉइंट होना जरूरी नहीं है, ये पॉइंट यहां पर भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट P। तो इस प्रकार से अगर मिला दिया जाए और एरिया को अगर 4 भागों में बांट दें तो A1 प्लस A3 बराबर होगा किसके, A2 प्लस A4 के। ये आप लोग याद रखना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, 9 नंबर पॉइंट में आपको समझा रहा हूं, और इनके टोटल 15 या 16 पॉइंट हैं, ध्यान रखना भाई। A B C और D, A B C और D, यहां पर कोई भी अगर पॉइंट है इसके अंदर की तरफ, यहां पर मान लो कोई भी पॉइंट, दोनों डायगोनल्स मिलते हैं वो वाला पॉइंट नहीं, कहीं भी हो सकता है। इनको अगर ज्वाइन कर दें तो याद रखना A1 प्लस A2, A1 A2 A3 और A4, A1 प्लस A3 ऑलवेज बराबर होगा किसके, A2 प्लस A4 के सम के इक्वल होगा। ये आप लोग याद रखना, ये आप लोग ध्यान रखना। फिर गाइस टोटल 15-16 पॉइंट होंगे इसके, 15 या 16 पॉइंट्स होंगे टोटल।
जो आप लोग एक ही पेज पर सारे लिखने हैं ताकि आपको अच्छे से वापस रिवाइज करो तो चीजें आपको सही से समझ में आए। मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखिए कभी भी अगर ऐसा है आपने पास ए बी और सी और डी, इसमें समझा दूंगा कि ऐसा होता क्यों है। एक पॉइंट, क्योंकि पैरेललोग्राम सबसे टफ माना जाता है तो सबसे जो यहां पर ये होगा, इसके लिए मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि ऐसा होता क्यों है। एक पॉइंट में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये पैरेललोग्राम अगर है तो अपने पास यहां पर ये वाला पॉइंट, कोई भी पॉइंट मान लीजिए पी, देखना आप लोग कोशिश करना समझने की। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इनको अगर ज्वाइन कर दें, अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होती है इसकी, ये साइड अगर बी है तो ये वाली साइड भी अपने पास बी होगी, और इसकी हाइट h मान लो। ये अपने पास a1 है, ये अपने पास a2 है, ये अपने पास a3 है और ये अपने पास a4 है, और इसकी हाइट अगर h मान लें तो एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू, एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। इसकी हाइट अगर h है तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा टोटल का वो होगा बेस इंटू हाइट। ध्यान देना आप लोग, मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर इसकी हाइट मान लो h2 है, ये वाली जो हाइट h2 है, और a1 की हाइट मान लो ये h1 है। ये पॉइंट यहां पर P पर मिल रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये ऊपर वाले की हाइट h1 मान लेता हूं और नीचे वाले की हाइट h2 मान लेता हूं। तो h1 प्लस h2 बराबर h होगा। दो पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस तो हमेशा सेम होनी है, तो h बराबर होगा अपने पास h1 प्लस h2। सारे लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस को हम लोग h मान रहे हैं और बेस इंटू हाइट, तो h बराबर होगा h1 प्लस h2। तो बताइए सारे लोग मिलकर ये बताओ a1 किसके बराबर आया है। a1 जो है वो किसके बराबर आया है, तो आप कहोगे a1 जो है अपने पास ये बराबर आया है हाफ इंटू बेस इंटू अपने पास b इंटू h1 के। ऐसे ही मैं कहूं कि a3 बराबर बताओ कितना आया है, तो आप कहोगे a3 बराबर आया है हाफ इंटू बी इंटू h2 के। ये हाफ इंटू बी इंटू h1। a1 बेस तो यही है और हाइट h1, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस b है, हाइट h1। ऐसे अपने पास a3 नीचे वाला जो ट्राइंगल है उसका अपने पास बेस b है और हाइट h2 है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, तो मुझे बताइए a1 प्लस a3, क्या अपने पास हाफ और b तो कॉमन आ गया, अगर ऐड कर दें तो अंदर बचेगा h1 प्लस h2, और h1 प्लस h2 को हम लोग h लिख सकते हैं, तो इसका एरिया आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मुझे बताइए टोटल का एरिया बेस इंटू हाइट है, इन दो भाग का क्षेत्रफल a1 और a3 का क्षेत्रफल क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आ गया, तो क्या बचे हुए दो का क्षेत्रफल भी क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होगा क्या। टोटल बेस इंटू हाइट है, इन दोनों का क्षेत्रफल टोटल का अगर हाफ है तो क्या बचे हुए का एरिया भी टोटल का हाफ होगा क्या। तो टोटल का अगर हाफ होगा तो a1 प्लस a3 बराबर होगा किसके, a2 प्लस a4 के। ये आप लोगों को याद रखना है, a1 प्लस a3 का क्षेत्रफल टोटल का हाफ है तो बचे हुए का क्षेत्रफल भी टोटल का हाफ होगा। तो ये अपने पास आप लोगों को याद रख लेना है। कैसे आ गया ये चीज मैंने एक बार आप लोगों को बता दी है। हाँ ना बोलिए, साथ साथ बोलते रहना, ठीक है क्या। और ऐसे ही मैं अगला पॉइंट आप लोगों को यहां पर बता देता हूं, पॉइंट नंबर 9 नंबर ही चल रहा है ना। यहां पर ऐसा अपने पास है, याद रखना कभी भी अगर अपने पास अंदर की तरफ कोई भी पॉइंट है, यहां पर अगर कोई पॉइंट है अंदर की तरफ, ये वाला, ये अपने पास a1 है, ये अपने पास a2 है, ये अपने पास a3 है और ये अपने पास a4 है, तो a1 प्लस a3 ऑलवेज इक्वल होगा किसके, a2 प्लस a4 के बराबर होगा। ये आप लोग ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 9, उम्मीद है सारे लोग इस चीज को याद कर लोगे। फिर से चलते हैं रेक्टेंगल पर और वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। पॉइंट नंबर 10 जो है अपने पास, 10 नंबर ऐसा है, ये कोई भी अगर रेक्टेंगल है, यहां पर ये एक डायगोनल है और ये इसका दूसरा डायगोनल है। इस डायगोनल पर कोई भी पॉइंट P है, इस डायगोनल पर यहां पर कोई भी पॉइंट P है, A, B, C और D,
ये कोई भी पॉइंट अगर P है तो याद रखना इसको अगर इससे मिला दिया जाए और इसको अगर इससे मिला दिया जाए तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल, ट्रायंगल APC का क्षेत्रफल और ट्रायंगल APD का क्षेत्रफल बराबर होता है ट्रायंगल APD का एरिया बराबर होगा किसके, ट्रायंगल CPD के एरिया के, ट्रायंगल CPD का एरिया। ये देखने में आपको अजीब लगेगा, आपको लगेगा यार ये तो बड़ी साइड है, ये छोटी साइड है, लेकिन ऐसा होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। इसका एरिया अगर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर देकर वो इसका एरिया अगर पूछे तो ये भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। याद रखना, अजीब लगेगा आपको कि यार ये तो अलग साइड है, ये अलग साइड है, ये तो कॉन्ग्रेंट भी प्रूव नहीं हो रहे, ये अलग है, ये साइड की लेंथ अलग है, ये अपने पास सिर्फ बीच वाली एक कॉमन है, ना कॉन्ग्रेंट प्रूव हो रहे, फिर भी ये दोनों का एरिया बराबर होता है, ना एंगल बाइसेक्टर है, डायगोनल जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर भी नहीं होता। तो ध्यान रखना इनका एरिया दोनों का बराबर होता है। मैं क्या बता रहा हूं, 10 नंबर पॉइंट यहां पर आपको देख लो, समझ लो। मैं 10 नंबर पॉइंट आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास कोई भी स्क्वायर अगर है और इसके दोनों डायगोनल्स ये ABC और D अगर स्क्वायर है तो इसके दोनों डायगोनल से इस डायगोनल पर कहीं भी, ये इसका मिड पॉइंट भी नहीं है, आप सोचोगे मिड पॉइंट है, ये कहीं भी एक पॉइंट अगर है यहाँ पर कोई सा भी पॉइंट, तो यहाँ तो आपको समझ में भी आएगा कि यार ये तो एंगल बाइसेक्टर भी है, साइड बराबर भी है, तो ये तो आसान होता है, सीधा सीधा दिखाई देगा कि ये साइड इसके बराबर, ये साइड कॉमन होने के कारण बराबर, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ तो दोनों अपने पास कॉन्ग्रेंट हो गए, तो यहाँ तो बराबर दिखाई देगा। लेकिन ये मेन पॉइंट ये तो मुझे बताना जरूरी है, ये पॉइंट मैं बताता हूँ रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के लिए, क्योंकि उसमें आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 10 नंबर पॉइंट मैं आपको अगर बताऊं इसके लिए, इसके लिए अगर हम लोग 10 नंबर पॉइंट पढ़ने की शुरुआत करें तो ऐसा होता है, ध्यान रखना, ये कोई भी पैरेललोग्राम अगर है ABC और D, पहली बात तो ये है कि दोनों डायगोनल्स अगर जहां पर मिलते हैं उसको अगर हम लोग O माने तो मुझे बताइए ये मिड पॉइंट पर मिलता है, हमें पता है कि ये वाला इसके मिड पॉइंट पर मिलता है, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूं, मुझे बताइए इसका क्षेत्रफल अगर x होगा, क्यों होते हैं बराबर वो मैं बता रहा हूं, तो क्या इसका क्षेत्रफल भी x होगा क्या? सारे लोग मिलकर बताओ मुझे बताइए। इस वाले भाग का 4 अपने पास दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अगर आप लोगों को याद है तो समद्विभाजित करते हैं तो ये इसके मीडियन का काम करेगी, ये इसके मीडियन का काम करेगी, क्योंकि मिड पॉइंट पर मिलता है तो मीडियन का काम करेगी। तो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है, चारों का एरिया बराबर बराबर ही होता है, अगर आपको याद हो तो। अब मैं आपको आगे अगर समझाने की शुरुआत करूं, मुझे बताइए इस पर अगर पॉइंट P है, इस पर अगर पॉइंट P है, x मैंने वैसे ही मान लिया है, ये मत मानना कि x कहां से आ गया, ये मैंने वैसे ही मान लिया आपको समझाने के लिए कि दोनों बराबर बराबर होता है। मुझे बताइए क्या यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं इसको, तो क्या ये अपने पास देखिए इस ट्रायंगल में ये अपने पास माध्यिका का काम कर रही है, मीडियन का काम कर रही है, ये दोनों अपने पास इक्वल हैं, तो क्या इस वाले भाग का एरिया, देखते जाना, क्या अपने पास ये माध्यिका का काम अगर करे तो इस वाले भाग का एरिया और क्या अपने पास इस वाले भाग का एरिया, मुझे बताइए क्या दोनों बराबर होने हैं क्या? इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का एरिया दोनों बराबर होने हैं। मान लो इसका क्षेत्रफल अगर y है, व्हाइट वाले पार्ट का क्षेत्रफल, इसका अगर y है तो क्या इसका भी अपने पास y बचा क्या? क्योंकि माध्यिका का काम कर रही है और मीडियन ट्रायंगल के एरिया को हमेशा इक्वली बाइसेक्ट करती है, इधर और इधर दोनों बराबर होंगे। टोटल का एरिया अगर x था, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, टोटल का एरिया अगर x था तो मुझे बताइए ऊपर वाला जो बचा, नीचे वाला यहां से यहां तक ये अपने पास y आ चुका है और टोटल मैंने x माना था, ये अगर y आ चुका है तो ऊपर खाली भाग का एरिया जो होगा वो क्या x माइनस वाई होगा क्या? टोटल मैंने x माना था, नीचे वाला y आ चुका है, तो क्या खाली भाग का क्षेत्रफल x माइनस वाई होगा क्या? और यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का एरिया हमेशा बराबर होता है। क्यों होता है वो तो मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप लोग इस चीज को याद भी कर सकते हो सारे लोग। ये 10 नंबर पॉइंट जो है वो मैं रोम्बस में भी बता देता हूं। पॉइंट नंबर 10 जो होगा वो रोम्बस में भी होता है ऐसा, और ये तो सीधा सीधा दिखाई देता है रोम्बस में, तो रोम्बस का क्वेश्चन आता नहीं है,
बस इनके साथ ये जो चीज़ें हैं वो बतानी जरूरी होती हैं। ये पढ़ाते टाइम बस बताना जरूरी होता है, नहीं तो बहुत सारे लोग फिर कमेंट करना शुरू कर देंगे कि सर इसमें भी होता है क्या, प्लीज़ बता दो इसमें भी होता है या नहीं होता। इसलिए मैं बता ही देता हूँ कि स्क्वायर और रोम्बस में तो होगा ही होगा, बाकी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या आप लोग ध्यान रखना। हाँ ना बोलिए क्या, ठीक है क्या? ठीक है, क्योंकि अपने पास टोटल ये एक्स है, ये अपने पास x है, पूरा इसका एरिया अपने पास x था, ये भी पूरा x है और ये भी पूरा x है, और यहाँ पर ये वाले का एरिया और ये वाले का एरिया बराबर होता है, तो सीधा वैसे ही दिखाई देता है। ये वाला अगर y है तो ये भी अपने पास y होगा, मान लो y है तो ये भी y होगा, तो ऊपर वाला कितना बचा, x माइनस वाई, और इधर भी कितना बचा, x माइनस वाई, इसलिए दोनों बराबर होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, फिर से चलते हैं रेक्टेंगल पर, और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं पॉइंट नंबर 11। देखिए 11 नंबर पॉइंट अपने पास इस प्रकार से है कि कोई भी पॉइंट सर्किल के, इस ट्रायंगल, इस रेक्टेंगल के कोई भी जो पॉइंट है वो रेक्टेंगल के अंदर हो या बाहर, ये अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो, ए बी सी और डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, इसके अंदर की तरफ अगर कोई भी पॉइंट हो अपने पास पी, आपको लगेगा कि सर ये चीज़ तो पढ़ा दिया आपने। इसके अंदर की तरफ कोई भी पॉइंट अगर अपने पास P हो तो याद रखना अपने पास AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर ऑलवेज इक्वल होगा PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर के। अब की बार एरिया वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, इन दोनों का अपने पास P से A का स्क्वायर, P से C का स्क्वायर बराबर होता है PD स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। यहाँ चार चीजें हैं, कोई भी तीन की लेंथ देगा, इसकी दे देगा, इसकी दे देगा, इसकी दे देगा और इसकी लेंथ पूछ लेगा। चार लेंथ है, कोई भी तीन देकर चौथा आपसे पूछ सकता है। बात है कि ऐसा क्यों होता है। ये पॉइंट अपने पास ये है, यहां से आप लोग इस पर परपेंडिकुलर डाल दो तीनों पर। एक ये अपने पास S है, ये अपने पास T है, परपेंडिकुलर अगर डालोगे तो ये अपने पास U है, P Q, ये अपने पास R मान लो, ये अपने पास S मान लो और इसको आप लोग T मान लो। परपेंडिकुलर हम लोगों ने डाल दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे बताइए यहां से PA स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं। PA स्क्वायर बराबर, आप कहोगे सर PA स्क्वायर बराबर आप आसानी से लिख सकते हो PQ स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। देखते जाओ आप लोग। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलता हूं कि हम लोग PC स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर PC स्क्वायर बराबर आप लोग लिख सकते हो, PC पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख सकते हो PT स्क्वायर प्लस अपने पास TC स्क्वायर, जो बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोग मुझे बता दीजिए कि आप लोग PD स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। तो PD स्क्वायर बराबर आप लोग कहोगे सर मैं लिख सकता हूं PR स्क्वायर प्लस DR स्क्वायर, PR स्क्वायर प्लस RD स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं। फिर मैं आपसे बोलूंगा कि आप बताइए PB स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो। तो PB स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग लिखोगे PQ स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर, आप लोग ऐसे बोलोगे। देखो जब भी इन दोनों को जोड़ोगे और इन दोनों को ऐड करोगे तो इनमें ये आगे वाली वैल्यू है ये बराबर है। यहां पर PQ स्क्वायर बराबर ये आ गया देखो, और यहां पर PQ स्क्वायर अपने पास ये रहा। यहां पर जो AQ स्क्वायर है, जब इन दोनों को जोड़ोगे, यहां जो अपने पास AQ स्क्वायर है, यहां से यहां तक AQ स्क्वायर देखना, ये अपने पास AQ स्क्वायर, इसके क्या अपने पास DS स्क्वायर के, ये जो AQ स्क्वायर है क्या इसके RP स्क्वायर के बराबर है क्या। तो इसका PR स्क्वायर और इसका AQ स्क्वायर दोनों इक्वली है, ध्यान रखना। AQ की जगह आप लोग पूरा मैं लिख नहीं रहा हूं, इस PR की जगह आप लोग AQ स्क्वायर भी कर सकते हो, PR स्क्वायर की जगह AQ स्क्वायर, क्योंकि यहां पर ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल बन जाएगा तो ये साइड और ये साइड बराबर है।
ऐसे ही इसका जो पीटी स्क्वायर है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, इसका जो अपने पास पीटी स्क्वायर है, इसका जो अपने पास पीटी स्क्वायर है, ये रहा कहां से कहां तक पीटी स्क्वायर, क्या इसके क्यूबी स्क्वायर के बराबर होगा क्या? पीटी स्क्वायर इधर वाला ऐड करोगे तो किसके बराबर होगा? क्यूबी स्क्वायर के। और इसका टीसी स्क्वायर इसके क्या आरडी स्क्वायर के बराबर होगा क्या? टीसी स्क्वायर बराबर होगा आरडी स्क्वायर के, दोनों बराबर हैं तो ये दोनों वैसे इक्वल हैं। तो कैसे इक्वल आ गया? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? ऐसे ही ध्यान रखना, इसका पॉइंट नंबर 12, ये पॉइंट अंदर की तरफ भी हो सकता है और ये पॉइंट बाहर की तरफ भी हो सकता है। ये जो पॉइंट है ये अंदर की तरफ भी हो सकता है और ये वाला जो पॉइंट है ये बाहर की तरफ भी हो सकता है। ये आप लोग याद रखना, पी पॉइंट इससे बाहर भी हो सकता है। इनको मिला दिया जाए तो अपने पास ऐसा होता है पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर बराबर पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर होगा किसके? पी डी स्क्वायर के। और ऐसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 11 और 12 आप लोग साथ याद रखना। मैं आपको क्या बता रहा हूं? पॉइंट नंबर 11 और 12 स्क्वायर के लिए मैं आपको बता रहा हूं। 11 और 12, पॉइंट नंबर 11 और 12 मैं आपको ये बता रहा हूं, कोई भी अगर स्क्वायर अपने पास है तो याद रखना अपने पास इसके अंदर पॉइंट हो या बाहर की तरफ। ये अपने पास अगर इसके अंदर की तरफ कोई पॉइंट है P, तो याद रखना ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर ऐसा अपने पास होता है, या बाहर की तरफ भी हो सकता है, बात एक ही है, दोनों में एक ही बात है। बी सी और डी, इसके बाहर की तरफ अगर कोई पॉइंट P है तो ऐसा याद कर लेना आप लोग, ये पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर होता है किसके? पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर के, इसके बराबर होता है। ये आप लोग याद कर लेना। याद रखना ये कोण यहां पर 90 डिग्री नहीं होता, ये जो कोण है यहां पर 90 डिग्री नहीं होता, तो फिर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। जो अपने पास पैरेललोग्राम अगर है तो ये जो कोण होता है ये अपने पास अंदर कोई पॉइंट सी अगर ले लोगे तो यहां पर ये कोण 90 डिग्री नहीं होता। 90 डिग्री नहीं होता तो रेक्टेंगल या स्क्वायर वगैरह नहीं बनता। तो याद रखना 11 पॉइंट और 12 पॉइंट पैरेललोग्राम में नहीं होता, पैरेललोग्राम में नहीं होता। पॉइंट नंबर 11 और 12 जो है पैरेललोग्राम में नहीं होता है, ध्यान रखना। और स्क्वायर रोम्बस में भी, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री नहीं होता, तो पॉइंट नंबर 11 और 12 जो है वो नहीं होता किसमें? रोम्बस में अपने पास नहीं होता है। पॉइंट नंबर 11 और 12 ये चीज आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। 11 नंबर और 12 नंबर जो पॉइंट है वो इनमें नहीं होता है, ये आप लोग याद रखना सारे लोग। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो मैं इसको मिटाता हूं रेक्टेंगल में से, इसको हटाता हूं। पॉइंट नंबर अपने पास 13 जो है, पॉइंट नंबर 13 वो इस प्रकार से पॉइंट नंबर 13 कि इसके चारों जो कोण होते हैं वो अपने पास 90 डिग्री होते हैं। ये पता ही है आपको, चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, तो ये बात तो आपको पता ही है। इसमें क्या होता है? पॉइंट नंबर 13 चारों कोण 90 डिग्री होता है, ये आपको पता है। ये पैरेललोग्राम के लिए बताना जरूरी है, इसलिए इन दोनों के लिए तो आपको पता ही रहता है। ये कोण 90 इन दोनों के लिए आपको पता रहता है। आपको ये जो पॉइंट नंबर 13 है ये पैरेललोग्राम और रोम्बस में समझाना जरूरी है। ध्यान देना, पॉइंट नंबर 13 इसके चारों कोण 90 डिग्री नहीं होते, लेकिन दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसे ये दोनों भी पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। तो ये कोण अगर थीटा है तो आप कहोगे सर ये वाला जो एंगल होगा ये 180 माइनस थीटा होगा। फिर मैं कहूंगा ये दोनों लाइन भी भाई पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली लाइन भी पैरेलल है, तो फिर आप लोग बोलोगे कि सर लाइन पैरेलल है तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, ये 180 माइनस थीटा है तो ये अपने पास थीटा होना चाहिए। ये अपने पास थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या अपने पास 180 माइनस थीटा होगा क्या?
आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। तो ध्यान रखना पैरेललोग्राम में 13 नंबर में 2 पॉइंट याद रखना। 2 चीजें आप लोग ध्यान रखना। पहली बात तो क्या ध्यान रखना कि इसके अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। इन पर बेस्ड छोटे क्वेश्चंस भाई बन सकते हैं। और इसके एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा, आसन कोणों यानी नजदीक नजदीक कोणों का जो योग होता है वो अपने पास 180 डिग्री होता है। इसके पास पास वाले कोणों का योग हमेशा कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। याद रखना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है या आगे फिर से आ सकता है। ये अपने पास पॉइंट नंबर जो 13 है इसका, इसमें भी याद रखना वही दोनों पॉइंट। अगर कोई भी रोम्बस है ऐसे इसमें भी आप लोग प्रूव कर सकते हो। ये अपने पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये अपने पास डी है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। एंगल ए बराबर होगा सी के और एंगल बी बराबर होगा डी के। पहला तो ये बात, और दूसरा पास पास वाले जो कोण होते हैं उनका जो सम होगा, एडजेसेंट एंगल आसन जो कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। पास पास वाले 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री। रोम्बस में और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल और पास पास वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री। ठीक है, ये था पॉइंट नंबर अपने पास 13। अब है अपने पास पॉइंट नंबर 14 और 14 नंबर पॉइंट आपके लिए ये है कि कभी भी अगर ऐसा हो, देखना ये एक रेक्टेंगल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पॉइंट नंबर 14, ये एक रेक्टेंगल है अपने पास, एक आयत है। इस एंगल का बाइसेक्टर, कोशिश करना भाई समझने की, इस एंगल का बाइसेक्टर डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होते, याद रखना। और इस एंगल का बाइसेक्टर ऐसे ही अपने पास इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर मान लो पी क्यू आर और एस पर मिले तो ये पी क्यू आर एस कौन सी आकृति होगी? नहीं राहुल, मैंने 2 घंटे में आपको सिर्फ और सिर्फ 14 ही पॉइंट पढ़ाए। इतना स्पीड से तो नहीं हूं मैं, धीरे धीरे प्रत्येक पॉइंट समझाते हुए चल रहा हूं कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया। प्रत्येक पॉइंट में आपको समझाते हुए चल रहा हूं। थोड़ी स्पीड और स्लो कर लेता हूं अगर आपको फास्ट लग रही है तो। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, आप लोग करने की कोशिश करो कि कभी भी अगर अपने पास किसी भी रेक्टेंगल के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, हमें पता है डायगोनल जो होंगे वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होते, लेकिन हमने एंगल बाइसेक्टर खींचे। जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं किसी के भी, वो अगर मिलते हैं पी क्यू आर और एस पर, ये ऐसे अगर मिले तो मुझे आप लोग ये बताइए पी क्यू आर एस कौन सी आकृति होगी? रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, पैरेललोग्राम होगा या रोम्बस होगा? 4 ऑप्शन दे देगा। आयत होगा, वर्ग होगा, समांतर चतुर्भुज होगा या समचतुर्भुज होगा। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? सबसे पहली बात तो आप लोग मुझे ये बताइए, सारे लोग मुझे ये बताओ, क्या अपने पास यहां से यहां तक देखना ये एंगल बाइसेक्टर अगर खींचे तो टोटल कोण 90 डिग्री होता है। तो ये अपने पास 45, ये अपने पास 45 समझना, ये अपने पास 45, ये अपने पास 45, 2 एंगल बराबर और बीच वाली साइड ये इसके बराबर। तो सारे लोग मिलकर मुझे बताओ क्या ट्रायंगल ए बी आर जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया है क्या ट्रायंगल को इसके सी पी डी के? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? ए बी आर जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया है क्या सी डी पी के? क्या बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे बताओ सारे लोग। ये यहां पर एक एंगल दोनों में, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, इन 2 ट्रायंगल की बात कर रहा हूं,
ट्रायंगल डी सी पी की और ए आर डी की मैं बात कर रहा हूं, 45 45 है, 45 45 है, दो एंगल बराबर और एक बीच वाली साइड होने के कारण बराबर, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसकी साइड पी डी, जो अपने पास साइड है पी डी और इसकी साइड पी आर, क्या अपने पास बराबर होगा क्या? ये अपने पास बी ए आर लिख लेता हूं ताकि आपको सही समझ में आए। इसकी साइड ए आर और इसकी साइड डी पी बराबर होगी। क्यों होगी? क्या आप लोग ये बात तो समझ पाए हो? कि एक बार मुझे बताओ, यहां से यहां तक की साइड, इसकी साइड अपने पास ये दोनों कॉन्ग्रेंट होते ही सब कुछ बराबर, इसकी साइड ये यहां से यहां तक ये और इसकी साइड यहां से यहां तक ये दोनों इक्वल होंगी। मैंने ये समझाने की कोशिश की कि डी पी डी जो होगा वो बराबर होगा आर ए के या ए आर के। हाँ ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? और इसको मैं एक बार एक्स मान लेता हूं आपको समझाने के लिए। ये बात क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या कि ये साइड इसके बराबर कैसे आई? यहां पर कॉन्ग्रेंसी से, सर्वांग समता से, ध्यान रखना कॉन्ग्रेंट है, सर्वांग सम है, दो तो एंगल बराबर और बीच की साइड बराबर, ए ए एस से कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट हो गए तो सारी साइड बराबर होंगी। बची हुई ये साइड तो पहले से ही इक्वल है क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर होती है। ये वाली साइड इसके बराबर कैसे आई? क्या समझ पाए हो क्या राहुल, निमेश भाई? अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल 45 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से क्या एक ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर हैं तो क्या उसके सामने की साइड भी बराबर होंगी क्या? यहां से यहां तक की साइड और यहां से यहां तक की साइड क्या इक्वल होंगी क्या? मुझे एक बार बताइए। क्या मैं लिख सकता हूं क्या 45 45 अगर है तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या ds बराबर होगा ए से बराबर होगा y के? मैं y मान लेता हूं इसको वैसे ही खुद की तरफ से। बात तो ds बराबर s से, सिर्फ यही लिखा ds बराबर s से, लेकिन आपको समझाने के लिए इसके लिए मैं y मान लेता हूं। ये टोटल यहां तक की लेंथ, ध्यान देना, आप मुझे बताइए टोटल यहां तक की जो लेंथ है वो अपने पास x थी, ये पीछे वाला अगर y है तो ये वाली जो दूरी हुई वो क्या x माइनस y हुई क्या? ये वाली जो डिस्टेंस, ऐसे यहां तक टोटल dp का जो मान है वो x है और ये पीछे वाला हम लोग y मान चुके हैं, तो ये वाली जो लेंथ होगी, मुझे एक बार समझाने के लिए बताओ, क्या x माइनस वाई होगी क्या? मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि ये दोनों बराबर कैसे, मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि ये दोनों बराबर कैसे, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। और दो लाइन अगर पैरेलल हो, ये आपको पता ही होगा सभी लोगों को, दो लाइन अगर पैरेलल हो तो यहां से इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं तो वो कोण 90 डिग्री होता है, 45 45, तो ये कोण यहां पर 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर, तो ये भी 90। ऐसे ये दोनों लाइन पैरेलल थी, ये दोनों लाइन पैरेलल है और एंगल बाइसेक्टर, दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिले वो कोण 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, चारों कोण 90 डिग्री हैं और पास पास वाली साइड बराबर है। चारों कोण 90 डिग्री हैं और पास पास वाली साइड बराबर हैं, तो मुझे बताइए यहां पर जो अपने पास आकृति जो बनेगी वो क्या अपने पास स्क्वायर यानी कि क्या वर्ग होगी क्या? ऐसे ही ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है ये स्क्वायर में नहीं बनता। स्क्वायर में क्यों नहीं बनता? क्योंकि स्क्वायर में डायगोनल जो होते हैं वही एंगल बाइसेक्टर होते हैं, तो एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे वहां कोई आकृति नहीं बनेगी। ये क्वेश्चन रोम्बस में भी नहीं बनता क्योंकि वहां भी एंगल बाइसेक्टर होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन याद रखना पैरेललोग्राम में बनता है। मुझे बताइए पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिले वहां पर बनी आकृति क्या होगी, ये आपको खुद को करना है घर पर। ये था अपने पास पॉइंट नंबर 14। कल की क्लास में मैं 15 से शुरुआत करूंगा और फिर जल्दी खत्म कर लेंगे, 10 15 20 मिनट में खत्म करके कल फिर हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत भी करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, कल फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।